हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानिंद क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग लिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने लिंग टॉपिक पर चर्चा की थी। आज पुनः हम लोग लिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। लिंग टॉपिक है तो सबसे पहले हमें जानना है कि लिंग किसे कहते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, पुनः रिवाइज कर लेते हैं। पुनः इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई वस्तु या प्राणी नर है अथवा नारी, उसे हम लिंग कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी वस्तु अथवा प्राणी के नर या नारी जाति होने का बोध चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। तो उसके बाद में लिंग के भेद। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने पुल्लिंग शब्दों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम लोग स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु अथवा प्राणी के नर जाति होने का बोध होता है, ऐसे शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। और जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी वस्तु अथवा प्राणी के नारी जाति होने का पता चलता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आज हम लोग स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि कोई वस्तु या प्राणी स्त्रीलिंग है। तो सबसे पहले हम लोग सर्वनाम की मदद से पहचानेंगे कि वह वस्तु स्त्रीलिंग कैसे होगी। तो सर्वनाम की मदद में आप सहायता ले सकते हैं मेरा मेरी की, हमारा हमारी शब्दों की। उसके बाद में विशेषण की मदद से अच्छा अच्छी, बुरा बुरी, मीठा या मीठी, और क्रिया की मदद से होता है होती है शब्द लगा करके हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे एक शब्द हमने लिखा है यहां पर मेज। तो मेज शब्द को देखने से आप कैसे जानेंगे कि मेज शब्द पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग? तो इसमें हम सर्वनाम की मदद ले लेते हैं। तो लिखा जाता है कि मेज मेरी है। मेज मेरा है शब्द नहीं कहा जाता है, कहा जाता है यह मेज मेरी है। दूसरे उदाहरण में अगर देख लेते हैं विशेषण की मदद से, तो लिखा जाता है मेज अच्छी है। मेज अच्छा है नहीं, मेज अच्छी है। मेज लकड़ी की होती है। लकड़ी की बनी होती है या होती है। मेज लकड़ी का होता है, ये शब्द गलत है। तो यहां पर हम देखते हैं कि मेरी, अच्छी और होती यहां पर है। मेज लकड़ी की होती है, तो यहां पर होती शब्द, तो इनसे पता चलता है, मेरी, अच्छी और होती शब्दों से पता चलता है कि मेज शब्द जो है वो हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। मतलब इसमें सर्वनाम की मदद भी है, विशेषण की मदद भी ली गई और क्रिया की मदद से भी। एक दूसरा शब्द देख लेते हैं। चलिए लिखा चीनी मीठी होती है। तो हमने देखा यहां पर मीठी शब्द जो है वो विशेषण है और होती शब्द जो है वो क्या है? क्रिया है। तो चीनी क्या हुई जाके? स्त्रीलिंग के अंतर्गत शामिल हुई जाके। अब ऐसे ही अगला एक शब्द ले लेते हैं, साइकिल। तो आपने देखा होगा कि साइकिल काली होती है, साइकिल नीली होती है, साइकिल पीली होती है, आदि शब्दों से जानते हैं साइकिल काली होती है। या अगर सर्वनाम में लगा दे तो लिखा जाएगा यह साइकिल मेरी है। यह साइकिल मेरा है शब्द गलत है, यह साइकिल मेरी है। तो यहां पर हमने देखा कि जब काली लगाई तो क्या हुआ है? विशेषण की मदद से हुआ। तो यहां पर काला अगर होता, साइकिल काला होता है तो पुल्लिंग हो जाता, साइकिल काली होती है भी लिखा हुआ है क्रिया, तो
यहां पर क्या हुआ जाकर के शब्द स्त्रीलिंग हुआ। ऐसे ही मेरी लगा हुआ है तो साइकिल शब्द क्या है, स्त्रीलिंग। तो ऐसे ही हम बहुत सारे शब्दों को सर्वनाम की मदद से, विशेषण की मदद से और क्रिया की मदद से पहचान सकते हैं कि वो शब्द स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है। अब अगला रूल है कि प्रायः नदियों, हिंदी तिथियों, लिपियों के नाम, भाषाओं एवं बोलियों के नाम, नदियों के नाम, हिंदी तिथियों के नाम, लिपियों के नाम, भाषाओं एवं बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। यहां पर लिखा हुआ प्रायः, प्रायः से मतलब हमारा यहां पर यह जाकर के कि 90% कथन सही होते हैं, 10% हर चीज के अपवाद होते हैं। तो नदियों के नाम, कोई भी नदी का नाम ले लीजिए, जैसे लिखा हुआ है गंगा, यमुना, गोदावरी, महानदी, कावेरी, सतलज और झेलम, ये नदियां हमारी क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। लेकिन यहां पर नदियों में भी अपवाद कुछ देखने को मिलते हैं। नदियों में भी कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं कि हमारी ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु नदियां जो हैं वो पुल्लिंग हैं। ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु नदियां हमारी क्या हैं, पुल्लिंग हैं। मतलब नदियों के नाम तो स्त्रीलिंग हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं, क्योंकि प्रायः 90% तक जो नदियां हैं वो क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु नदियां जो हैं वो पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आती हैं। अब भाषा एवं बोलियां, जितनी भी भाषाएं हैं और बोलियां वो आपकी स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आती हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, अवधी, ब्रजभाषा, हरियाणी और खड़ी बोली आदि भाषाएं और बोलियां जो हैं वो हमारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। ऐसे लिपियां जो भी हैं वो हमारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। जैसे यहां पर लिखा है देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी हुई है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी हुई है, शारदा, गुरुमुखी, अरबी, फारसी आदि लिपियां जो हैं हमारी वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। अब अगला नियम है, ये पहला नियम था। अगला नियम है जाकर के प्रायः आकारांत, आकारांत और ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत और ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने अकारांत, ईकारांत, उकारांत शब्दों के बारे में जाना था। एक बार पुनः देख लेते हैं कि आकारांत और ईकारांत कैसे क्या होते हैं। आकारांत और ईकारांत, इन शब्दों को समझ लेते हैं कि क्या होता है। ऐसे ही उकारांत है, इसके अंदर शामिल नहीं है लेकिन समझा देते हैं। ईकारांत, तो कारांत से मतलब हमारा ये होता है जाकर के कि अंतिम वर्ण, हर शब्द में कारांत लगा हुआ है। कारांत का मतलब है कि कोई भी शब्द लिखा है उसका अंतिम वर्ण क्या हो, आ हो, ई हो, ऊ हो और ई अंतिम वर्ण। जैसे यहां पर हमने एक शब्द ले लिया रवि और इस रवि शब्द के टुकड़े कर दिए तो क्या हुआ, र, आ, वा और मात्रा किस चीज की है, ई की। तो यहां पर अंतिम वर्ण क्या हुआ, ई। तो ये रवि जो है वो क्या हुआ, ईकारांत। अंतिम वर्ण जो होगा वो कारांत होगा। ऐसे ही कर लेते हैं, दिन लिख लेते हैं, दिन को विभाजित कर देते हैं तो हो जाएगा द प्लस ई, उसके बाद ना और आ। किसी भी वर्ण के आगे आ स्वर है। ऐसे ही कुछ भी कर लेते हैं, कमल लिख लेते हैं, कमल,
तो क्या हुआ, क, अ, म, अ और ल और आ। तो जब इनको अलग अलग वर्णों को कर लेते हैं तो अंतिम वर्ण जो होता है, वो जो वर्ण होता है उसी वर्ण के हिसाब से अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द आते हैं। तो यहां पर हमने अकारांत, इकारांत, उकारांत के बारे में समझ लिया कि कारांत का मतलब अंतिम वर्ण कौन सा, ई। अंतिम वर्ण कौन सा, ई। अंतिम कारांत अंत में उ, और कारांत का मतलब अंत में क्या हुआ, आ। तो ऐसे शब्दों को हम स्त्रीलिंग, तो यहां पर था कि आकारांत, जिनमें आकारांत हो, ईकारांत हो, वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हमने देखा क्या, रमा, दीपा, गीता, सीता, सुषमा, कली, नदी, टोपी, टोटी, बोली, नाली, गाली, ताली, साली, तरकारी, सब्जी आदि शब्द जो आकारांत और ईकारांत हैं, ये आकारांत है, आकारांत है, आ है, आकारांत, 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 ये ईकारांत, ईकारांत, ईकारांत। तो ये शब्द हमारे क्या हुए, स्त्रीलिंग हुए। अगला रूल है जाकर के, यदि संज्ञाओं में ता, यदि संज्ञा शब्द में ता, आस, आहट, आवट, आई, ता, आस, आहट, आवट, आई प्रत्यय लगा होगा तो वो शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे मनुष्य में ता प्रत्यय लगा हुआ है, पशु में ता, गुरु में ता, और प्यास में आस, ऐसे ही मिठास में आस है, घबराहट में आहट प्रत्यय लगा हुआ है, चिल्लाहट में आहट प्रत्यय लगा हुआ है, सजावट में आवट प्रत्यय है, रुकावट में आवट है, बनावट, मिलावट, लड़ाई, बड़ाई, दूरी और हाकी आदि शब्द हमारे स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुछ और जानकारियां भी हैं कि कौन कौन से और शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इन शब्दों के अतिरिक्त कुछ और शब्द भी हैं जो हमारे स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि जिन संज्ञाओं का अंतिम वर्ण खा होता है वह शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जिन संज्ञा शब्दों का अंतिम वर्ण खा होता है वह संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे ईख, भीख, भूख, राख आदि। इसमें भी अपवाद है, इसलिए प्रायः यहां पर लिख लेते हैं कि प्रायः जिन संज्ञाओं के का अंतिम वर्ण खा होता है, क्या होता है, खा, वह संज्ञा शब्द हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसके भी नियम के अपवाद हैं। तो यहां पर एक चौथा नियम था कि जिन संज्ञा शब्दों का अंतिम वर्ण खा होता है वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुछ प्राणीवाचक संज्ञा शब्द हैं। प्राणीवाचक संज्ञा शब्द जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे सुहागिन। सुहागिन शब्द स्त्रीलिंग है। ऐसे सौतन, सौभाग्यवती, औलाद, पुलिस,
फौज, सेना, नर्स, सरकार आदि शब्द जो हैं वह हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। सुहागिन, सौतन, सौभाग्यवती, औलाद, औलाद, पुलिस, फौज, सेना, नर्स, सरकार आदि शब्द जो हैं वो भी हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे कोयल, मैना, चील, आदि शब्द जो हैं, कोयल है, मैना है, चील है, आदि शब्द हमारे हमेशा स्त्रीलिंग ही प्रयोग होते हैं। तो यहां पर हमने जाना कि किन किन संज्ञा शब्दों को हम कैसे पहचानेंगे, किसी भी संज्ञा शब्द को हम कैसे पहचानेंगे कि वो संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है। तो फर्स्ट रूल बताया था कि सर्वनाम की मदद से, विशेषण की मदद से और क्रिया की मदद से हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं, पुल्लिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। अब अगला नियम था कि नदियों, तिथियों, लिपियों के नाम, भाषाओं एवं बोलियों के नाम। यहां पर नदियों के नाम तो हो गए थे हिंदी तिथियां। हिंदी तिथियों के अंतर्गत वही आपका आता है क्या, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या अथवा पूर्णिमा। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ और प्रत्यय शब्द हैं जिन्हें जोड़ करके हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे देखते हैं कि आनी प्रत्यय जोड़ करके, आनी प्रत्यय जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों को बनाते हैं। जैसे नौक रानी, नौकर में आनी लगा हुआ है, नौक रानी। देवर में आनी लगा हुआ है, देव रानी हो गया, तो यहां पर आनी प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे ही जेठ में आनी प्रत्यय लगा हुआ है तो जेठानी हो जाता है। तो आनी प्रत्यय लगा करके भी हम स्त्रीलिंग शब्दों को बनाते हैं। इसके अलावा आइन प्रत्यय लगा करके, आइन प्रत्यय लगा करके भी स्त्री शब्द बनाए जाते हैं। जैसे पंडित में क्या लगा हुआ है, आइन, पंडिताइन लिखा जाता है, आइन लगा हुआ है। ऐसे ही ठाकुर में, ठाकुर शब्द में आइन, ठकुराइन कहा जाता है, तो यहां पर क्या प्रत्यय लगा हुआ है, आइन प्रत्यय लगा करके। ऐसे ही इन प्रत्यय लगा करके कुछ शब्दों को हम बना सकते हैं। जैसे लिखा होता है नाई में नाइन लिखा जाता है, इन प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे कुम्हार में, कुम्हार में कुम्हारिन लिखा जाता है, कुम्हारिन। ऐसे ही पड़ोस शब्द में पड़ोसिन, पड़ोस शब्द कैसे क्या बना हुआ है, पड़ोसिन, पड़ोसिन। तो यहां पर ये हमने देखा कि कुछ प्रत्यय और भी हैं जिनसे हम, जिन्हें प्रयोग करके हम स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। मतलब पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। फ्रेंड्स, आज की टॉपिक में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।